गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। नवा वर्षना आप सौने शुभकामना, बधाने साल मुबारक। प्रथम सत्रनी अंदर अनेक मुश्केलीओ वच्चे आपणे ऑनलाइन भण्या। हवे आपणे बीजा सत्रनी अंदर 23 तारीखथी रूबरू प्रत्यक्ष मळवाना छीए, परंतु 3 दिवस આપણે પ્રત્યક્ષ મળીશું અને 3 દિવસ આપણે ઓનલાઈન ભણવાનું છે। તો આપણે આજથી જ બીજા સત્રની તૈયારીઓ શરૂ કરી દઈએ। જેમ પ્રાથમિકની અંદર પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રની અંદર અલગ અલગ બુક હતી, ચોપડી હતી, એવું આપણે 9મા ધોરણની અંદર નથી। 9મા ધોરણની અંદર આપણો જે પ્રથમ સત્રનો જે અભ્યાસક્રમ હતો એ અભ્યાસક્રમ આપણે ભૂલી નથી જવાનો, પરંતુ એને વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર એનું 30% પૂછાતું હોય છે। એટલે આપણે એ જે 1 થી 11 પાઠ હિન્દીની અંદર જે ભણેલા છીએ એ પાઠને આપણે ભૂલવાના નથી, પરંતુ જ્યારે સમય મળે ત્યારે એનું પણ રિવિઝન કરવાનું છે। સાથે સાથે વ્યાકરણના મેં અમુક ટોપિક તમને લખાવ્યા હતા, એ તમે વ્યાકરણની નોટમાં લખ્યા હશે, અને હિન્દીની જે નોટબુક બનાવેલી છે એની અંદર તમે 11 પાઠ સુધી સ્વાધ્યાય લખી કાઢ્યા હશે। આજે આપણે पाठ 12 रानी, जो एक उसका जो पाठ का साहित्य प्रकार है संस्मरण, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो रानी जो है पाठ, उस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है वह हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील, समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपा वर्ण करने वाली छायावादी युग की अप्रीतम रत्नाकार महादेवी वर्मा जो हैं वह छायावादी कवयित्री थी, और छायावादी जो कवि थे उनके आधार स्तंभों में उनकी गिनती की जाती है। जो छायावादी कवि थे उनमें प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास का बोध रहा है। पंत प्रकृति के कोमल और कांत पदावली के रत्नाकारों के रूप में उनकी पहचान की गई। निराला को अपनी ओजस्विता और रौद्रता, तो महादेवी वर्मा जो है उन्हें धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। तो उन्होंने रानी नामक एक संस्मरण लिखा है, तो उनके बारे में आज हम जानने वाले। तो महादेवी वर्मा जो हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा सही अर्थों में एक विदुषी नारी के रूप में जानी जाती हैं। मुख्यतः महादेवी वर्मा कवयित्री ही नहीं, किंतु स्मृति की रेखाएं एवं रचनाओं के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई गई है। ये जो पाठ है उस पाठ का साहित्य प्रकार है संस्मरण या रेखाचित्र। रेखाचित्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में, कुलगुरु के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। उन्होंने निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि लोकप्रिय रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। जो महादेवी वर्मा हैं उनको
पशु पक्षियों से गहरा लगाव था और उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण रेखाचित्र उन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण में एक घोड़ी का है, रानी जो है वह एक घोड़ी है, उनका नाम है रानी, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया रानी। लेखिका को बचपन में जो रानी है उनसे बहुत प्यार था और लेखिका रानी के साथ निक्की, जो निक्की है वह एक नेवला है, और रोजी यानी कि कुत्तियाँ हैं उनको भी नहीं भूली हैं। और महादेव जी की सहृदयता इस पाठक को दिल को, हृदय को छू लेती हैं। वैसी बात इस पाठ में ये बताई गई है। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को शब्दा सहित समझेंगे। आप सभी अपनी अपनी जो किताब हैं और किताब के साथ पेंसिल, और मैं जहाँ पर भी जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको बोलता हूँ तो उस शब्द के अंदर आपको पेंसिल से उसके नज़दीक कहीं भी जहाँ जगह है वहाँ पर लिख देना है और उसको याद रखना है। अब हम जो रानी संस्मरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी कि एक छोटा सा राज्य। इंदौर, इंदौर का नाम आपने सुना होगा। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा उस समय एक राज्य है। इंदौर आज एक शहर है, किंतु पहले के ज़माने के अंदर एक छोटा राज्य था और इंदौर के अंदर उसी समय शानदार घोड़ों का और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी कि अधिकता। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी कि अलावा, हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। यहाँ पर जो रामा है वह, ये जो रामा जो है वह लेखिका जो है उनका एक नौकर है। ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक यहाँ पर जो दिया गया है शब्द, उनका अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना। यानी कि इसके अलावा हमें अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा यानी कि लेखिका का जो सेवक है, नौकर हैं, उन्होंने हमें ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान को बढ़ाया था, उसके बारे में हमें बताया था। पर घूमते देखे थे, यानी कि अंग्रेजों के समय में जो छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर उन्हें घूमते हुए देखे थे। रामा की कहानियों में राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देते थे। इन्हें गधों पर बैठकर प्रशंसा से घूमते देखकर विश्वास करना बहुत कठिन था कि इन्हें दंड मिला है या रामा के पास हमारी जिज्ञासा, यहाँ पर शब्द है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा से का समाधान था। समाधान का अर्थ होता है हल निकालना या उत्तर। इन्हें विलायत में गधों पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। कहाँ पर? इंग्लैंड में या अंग्रेजों का जो राज्य है वहाँ पर। इसीलिए उनको देश से निकाला गया है, इसीलिए कहा गया है कि उनको दंड दिया गया है या सजा दी गई है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र में
मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यहाँ पर जो लेखिका हैं वह और उनके छोटे जो भाई बहन हैं उनको तीनों को अपने जो परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको बताया कि हमारे पास भी एक छोटा जो घोड़ा है न रहना अन्याय की बात है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों के जो बच्चे थे वह छोटे छोटे जो घोड़े हैं टट्टू जो हैं उन पर बैठते थे, तो हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा होना न होना वह एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। महादेवी वर्मा जो है उनको लगता था। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि सफेद टट्टुओं पर बैठोगे? सफेद टट्टू यानी कि जो गधे होते हैं वह। तो तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत, ठेलम ठेल यानी कि भीड़ भाड़ धक्का मुक्की के उपरांत मैंने अगवा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। लेखिका ने उत्तर दिया कि जो सफेद गधा होता है उन पर तो सजा दी जाती है बैठने की। तो पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिमी वाले बरामदे में बांधा गया। ओजस स्रोत यानी कि सदा बहने वाला प्रवाह, जो थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर एक छोटा सा घोड़ा लाया जाता है, वज्रस्त्र यानी कि वज्र नाम का एक हथियार। तो घोड़े को के लिए ये जो छोटा घोड़ा है उनको बरामदे में बांधा गया, और बरामदे में तो घोड़ा बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया था, और उसकी मालिश करने के लिए तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइज रखा गया। साइज यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर, साइज यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला एक सेवक छुट्टन नाम का रखा गया। ये जो साइज जो है वह घोड़े की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है वह छुट्टन उनका नाम था, उनको रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह एक घर के सदस्य की तरह था, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, और फिर भी जो लेखिका हैं
उनके लिए और उनके जो भाई बहन हैं उनके लिए एक टट्टू सवारी यानी कि छोटा घोड़ा लाया जाता है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट अप्रसन्न रहे। किससे? ये जो छोटा घोड़ा लाया गया उसके लिए, और अप्रसन्न होकर उन पर बैठकर घूमते रहे। परंतु अंत में उससे हमारी मित्रता हो ही गई और रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ, पता हुआ कि उसे ताज रानी नाम से जाना जाता है। यानी कि जो घोड़ी लाए थे उनका नाम उन्होंने शुरुआत में क्या बताया था? ताज रानी। तो अंत में जो लेखिका हैं वह उनसे घोड़ी से मित्रता हो ही जाती है, और जो रामा ने है उनका नाम बताया ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को भी माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी कि कथा सुनते सुनते हम सब उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या, द्वेष जो है और सारा जो रोष है वह करुणा में पिघल गया। हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। शुरुआत में जब घोड़ी को लाए तो उस समय लेखिका को और उनके भाई बहन को थोड़ी अप्रसन्नता हुई, किंतु थोड़े दिनों में उनके बारे में जानने के बाद उनके बारे में उनके हमें दया आई और उनके प्रति प्रेम जताने लगे। वैसी बात लेखिका हमें बताती है। वह इतनी सुंदर थी घोड़ी कि हम उसकी छवि को आंखों में वैसे ही जैसे हल्का चॉकलेटी रंग जिस पर दृष्टि नजर फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल यानी कि घोड़े के गर्दन के बालों का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर गंध लेती रहती, उंजले दांत, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहे में चबाते रहने पर क्षत विक्षत नहीं होता था। क्षत विक्षत यानी कि घायल। ऊंचाई के अनुपात से ऊंचाई की दृष्टि से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल यानी कि सुंदर मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान वह उड़ती गिरती रहती थी। मोर सर यानी कि मोर की पूंछ से बना हुआ झाड़ू, यानी कि उनकी तरह ये जो पूंछ है वह मच्छियों से उड़ाती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के समान ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। जो रोजी हैं ये वह छोटी कुत्तियां हैं। निक्की यानी कि नेवला जो है वह छोटा होता है। तो उसी तरह रोजी और निक्की की तरह ताज रानी को भी हम अपने साथ रख सकते थे, किंतु घोड़ी जो होती है थोड़ी बड़ी होती है,
इसलिए हम अपने कमरे में नहीं रख सकते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः हम अस्तबल बना हुआ बरामदा, अस्तबल यानी कि घोड़े को बांधने की जगह, बरामदे में ही हमारी अराजकताओं की कार्यालय बना। अराजकता यानी कि अव्यवस्था। बरामदा घोड़ा बांधने के लिए तो बना नहीं था, उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतोक थे, उन्हीं में हमारा स्वेच्छाएं यानी कि स्वेच्छा अपनी इच्छा से विस्थापित, विस्थापित यानी अपने स्थान से हटाया हुआ और शरणार्थी खिलौनों का परिवार प्रस्थापित होने लगा, यानी कि शरणार्थी के रूप में, खिलौनों के रूप में उन्हें रखा गया। रानी की गर्दन में झूल झूल कर वह उसके कानों में और अयाल में फूल खोस कर हम उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर अस्थिर होकर वह पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। अयाल यानी कि घोड़े के गर्दन के जो बाल हैं उन पर वह उनको स्वच्छ रखते थे और उनके साथ बच्चे जो है घोड़ी के साथ खेलते थे। अब तो ये जो घोड़ी है ताजरानी, उनको भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता था। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई, यानी कि जीन यानी कि घोड़े पर बैठने के लिए वहाँ पर जो हम पैर रखते हैं वह बनाई जाती हैं, तो वह लाई जाती हैं और जीन बनवाई जाती हैं, और जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं होता। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य और छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली जीन बनाई गई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का कोई भय नहीं होता था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर, चबूतरा यानी कि थोड़ी ऊंची जगह है, वहाँ पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ यानी कि बैठते थे। छुट्टन हमारे साथ दौड़ता हुआ घूमता था। छुट्टन यानी कि घोड़े की जो देखभाल करने वाला जो उनका नौकर था वह था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता है, परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। संतोष अस्तबल में रानी के गर्दन में झूलकर था स्टूल के सहारे हम उसकी पीठ पर चढ़कर हम संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में हम सब सो जाने पर, यानी कि बड़े जो लोग थे वह सो गए, तो उसी समय हम रानी पर को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर जिनके बिना सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी जो शिक्षा थी वह पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती, परंतु वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक प्रकार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से चुनने लगता था। रोजी इच्छा के अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती थी, नीचे कूदती थी। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो, यानी कि मयूर आसन के पर हम बैठे हों।
रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता को जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयल पकड़कर बैठने वालों को वह डूल की चाल से उधर उधर कर संतुष्ट कर देती थी। डुल की यानी कि छोटी सी जो इच्छा है उन धीमी, डुल की यानी कि जो धीमी धीरे से बैठकर वह हमारी जो इच्छा है उनको वह पूरी कर देती थी। इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ से पतली संटी उसके पैर में मार दी। जब लेखिका एक बार बैठी तो उसके भाई ने अपने हाथ से पतली संटी यानी कि सोटी उसके पैर में मार दी और चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। आहत यानी घायल, जो घोड़ी है उनको अपना स्वाभिमान घायल हो गया और कोई दुखद स्मृति उन्हें उभर आई। उनको एक जो खराब दुर्घटना हुई थी उनको साथ वह उन्हें याद आ जाती है। किसको? ताज रानी को। वह एक ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने के संकल्प की ओर यानी कि तेज भागने लगती है घोड़ी जो संटी मारने के बाद। कुछ देर मैंने अपने आप को उड़न खटोला पर संभाला, पर तो गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। अतीत यानी कि भूतकाल से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर की प्रतिमा हो, यानी कि जैसे कि उन्हें पछतावा हो रहा हो। साथियों की चीख और पुकार से सब दौड़े और बहुत दिनों तक कुछ बिछौने पर पड़ा रहना और स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुणा भरी पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे और सामान्यतः हमें कोई नया कपड़ा या आभूषण पहनाकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। यानी कि घर में कोई नई चीज आती तो रानी के साथ मित्रता हो गई थी तो नई वस्तु आती तो अवश्य ताज रानी के पास उसको दिखाने के लिए ले जाते थे। यानी कि उससे रानी जो छोटी घोड़ी है उससे बच्चों को प्रेम हो गया था। सुंदर और छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों के वलय की को पहना दिए। यानी कि उनके जो कान थे उन कानों में गोलाकार में उन कड़े को पहना देते हैं। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या के समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछता तो जहाँ खोज यानी कि उसको ढूंढने की आरंभ हुई तो कहीं भी कड़ा का पता नहीं चला। रानी अपने कानों के खुरती और खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी को ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। यानी कि वहाँ पर घोड़े ने जो थे उन्होंने जो मिट्टी में उन कड़ों को रख दिया था तो मिट्टी हटाने का आदेश दिया गया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी के सारे घर के हृदय में स्थान पा लिया। यानी कि जो घोड़ी है उन्होंने बताया कि यहाँ पर कड़े हैं तो वहाँ पर हिनहिनाने के बाद उनके पिता को पता चला कि यहाँ पर कुछ है। थोड़ा खुदा तो वहाँ पर से जो कड़े मिले जिनके कारण
सबके हृदय में जो घोड़ी है स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। और भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यानी कि और भी बच्चे रानी के पेट में हैं। तो अब तो हम विस्मित, आश्चर्यचकित हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली ये जो रानी है उनको दाना चारा स्वयं खाकर उसमें पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम सबसे पहले एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चों को घोड़ों पर ये छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। और एक और समस्या थी कि उसकी ओर हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का जो पेट है उनको सिएंगे कैसे। और माँ की महीन यानी कि छोटी सी सुई से तो सीना संभव नहीं है, यानी कि माँ के पास छोटी सुई है, यदि हम रानी का जो पेट है उनको चीरेंगे चाकू से तो उनको सिलेंगे कैसे? जो उन माँ के पास जो छोटी सुई है उससे सीना असंभव है। टाट या सीने का बड़ा सूजा सोया रामा और अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व यानी कि छोटा घोड़ा शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें अपने क्रोध का स्मरण रहा और न प्रस्ताव का, यानी कि उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपने रानी के बारे में पाठ के बारे में समझा, जाना। अस्तु, जय हिंद। अब हम अगले तास में मिलेंगे।